करीब 15 साल का एक लड़का अपने घर में इत्मीनान से बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था। और आराम से वो तब बैठा था जब घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। इस बीच में उसकी माँ की एंट्री हो जाती है। माँ ने जैसे इन 3 लाशों को देखा, माँ की चीख निकल जाती है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें चीखने चिल्लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लड़का अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन खुले हुए हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरा साथ दो ताकि मैं इन लाशों को ठिकाने लगा सकूँ। माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। माँ ने फैसला लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आखिरकार माँ और बेटे ने मिलकर एक गड्ढा खोदा, लगभग 5 फुट गहरा, और 5 फुट गहरे गड्ढे के अंदर तीनों लाशों को दफन कर दिया, ये सोचकर कि ये गड्ढा कभी नहीं खुलेगा और इस हत्याकांड के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि गड्ढा खोलने की नौबत आ जाती है और 3 लाशें निकल के बाहर आ जाती हैं। जैसे 3 लाश निकल के बाहर आती हैं, न केवल उस जिले में, उस प्रदेश में, बल्कि जिस प्रदेश के वो रहने वाले थे वहां पर भी खबर पहुंच जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि हत्याकांड की ये वजह है, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी 15 साल का एक बालक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 19 अक्टूबर 2025 की ये शाम की बात है। छोटी दीपावली का पर्व था। एक महिला अपनी बेटी से बात करने के लिए बिहार प्रदेश के खगड़िया में बैठी हुई थी। उसने अपने पति से कहा कि बेटी से बात कर लीजिए। मैंने तो कई बार कोशिश कर ली, लेकिन बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है, उसका नंबर बंद आ रहा है। और वैसे भी बेटी 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो अपनी बेटी से बात करने के लिए माँ बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। त्योहार का दिन था, ऐसा कभी नहीं हुआ जब बेटी ने अपनी माँ से बातचीत ना की हो। आखिरकार पति ये बात सुनता है, पति भी ट्राई करता है, लेकिन बेटी से बातचीत नहीं हो पाती। फिर इंतजार किया जाता है कि दामाद को फोन लगाया जाए, हो सकता है दामाद के फोन से बातचीत हो जाए। आखिरकार दामाद को फोन लगाया जाता है, लेकिन दामाद का भी नंबर बंद था। जब दामाद से भी कोई संपर्क नहीं होता है, तब वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो सकता है चार्ज ना हुआ हो सकता है कि उनके फोन की रिचार्ज वैलिडिटी वो खत्म हो गई हो। तमाम तरह के अंदाजे थे, लगाए जा रहे थे, और वो रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। जब अगला दिन आता है, इनकी 20 अक्टूबर 2025 की तारीख आती है, आखिरकार फिर से माँ अपनी बेटी से बातचीत करने के लिए दिन निकलते ही सबसे पहले फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो बेटी से बातचीत हो पाती है, न ही दामाद से बातचीत हो पाती है। तभी वो फ़ोन लगाती हैं उसके छोटे भाई को। दामाद के छोटे भाई को जैसे ही फ़ोन किया जाता है तो नंबर लग ज़रूर जाता है, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि वो आज त्योहार का दिन है, बिजी है, बातचीत नहीं कर पाएगा, घर से बाहर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसके पास, जैसे ही घर पहुंचेगा बात करा देगा। बस इतना ही पता चल पाया था उस बालक को कि तुम्हारी भाभी का और तुम्हारे भैया का नंबर बंद हो पा रहा है, इसलिए तुमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, फिर से दोबारा फ़ोन किया जाता है। फ़ोन उठता है, फिर भी वही वो बात रिपीट करता है जैसे उसने पहले कही थी कि मैं बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं हो सकती, बाद में बात करेंगे। जब ये लगातार कई बार कोशिश कर रहे थे, तो अब उसने फ़ोन भी काटना शुरू कर दिया। घर में माँ थी, अब ये कोशिश कर रहे थे कि शायद माँ की फ़ोन से बातचीत हो जाए। जब माँ को फ़ोन किया जाता है, तो माँ कहती है कि हाँ, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि ना तो हमारी दामाद से बातचीत हो पा रही है, ना ही बेटी से बातचीत हो पा रही है। क्या आप हमारी बात करा सकते हैं? तब उसने फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही फूट-फूट कर रोना शुरू किया है कंचन की सास ने, तभी वो कहते हैं कि हुआ क्या है? वो कहती है कि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। फिर वो बातचीत करके बात करना जब चाह रहे थे, उन्होंने हुआ क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? रो क्यों रही हो? तभी कहते हैं कि कुछ दिन पहले की ही बात है। हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन का ये मामला है। रोड एक्सीडेंट होता है, तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों इस दुनिया में हैं नहीं, वो मर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि कहीं किसी अखबार में फ़ोटो छपा हो, कहीं कोई मोबाइल में तुम्हारे पास कोई फ़ोटो हो, कोई वीडियो हो, कुछ तो ऐसी जानकारी दे दो जिससे कि हम देख सकें, थोड़ी तसल्ली हो जाए, सब्र हमारे अंदर आ जाए। इस तरह की बात थी। लेकिन बात कंचन की सास से जब भी बात करते थे, कंचन की सास कोई ना कोई बहाना कर दिया करती थी। साथ ही बहाना कर दिया करता था कंचन का देवर भी। अब बातचीत हो नहीं पा रही थी। अभी इतना परेशान हो जाते हैं कि बिहार के खगड़िया से ये सीधा 2107 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद गुजरात प्रदेश के ज़िला जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। और जूनागढ़ जाने के बाद सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में वो दुर्घटना बताई जा रही थी। हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इंतजार कर रहे थे कि साहब, हमारी एक बेटी है और एक दामाद है, दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। बेटी का नाम कंचन कुमारी है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, और दामाद शिवम गिरी है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है।
जो कि गुजरात प्रदेश के जिला जूनागढ़ के थाना विसावदर गांव शोभा बदला में रहते हैं। उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी ही जानकारी हमें दी गई है कि उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, दोनों ही मर चुके थे। पुलिस ने अपनी रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया और देखा कि पिछले कई महीनों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और हुई भी है तो शायद ऐसे किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जब ये बात सुनी जाती है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए, सीधा विसावदर थाना जाना चाहिए, वहां जाकर संपर्क करना चाहिए, वहीं जाकर पूरी कहानी बताओ, क्योंकि वो जो गांव है उसी सर्किल में, उसी थाना क्षेत्र में आता है। अब परिवार के लोग सीधा वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि बिहार प्रदेश में ही रहने वाले हैं और खगड़िया जिले में ये परिवार करीब करीब 40 साल पहले यहाँ पर आ गया था। पति और पत्नी दोनों वहीं रहते हैं। पति भी एक मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करता था और उनकी पत्नी भी एक तरह का साध्वी वाला जीवन जी रही थी। वहीं रहते रहते उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक बच्चे का नाम शिवम रखा जाता है, दूसरे का एक जो अभी छोटा है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। और हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो कंचन है, उनकी बेटी, उनकी सास भी और उनका जो देवर है वो सही से बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, बातचीत कर लीजिए। जो दामाद है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और जो देवर है वो पास में ही उस जहाँ वो रहते हैं वो एक आश्रम है, और आश्रम जिसका जो नाम है वो है खोडिहार आश्रम। खोडिहार आश्रम में ही जो गोवंश वहाँ रहते हैं, गौशाला बनी हुई है, उसी में ही देवर काम करता है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद फिर गांव में भेजा जाता है व्यक्ति को, यानी कि पुलिस वाले को, और पुलिस वाला जाता है और उस 15 साल के बालक को और साथ ही उसकी माँ को सीधा थाने लाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि जो तुमने कहानी बनाई है कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, पूरी कहानी क्या है। तब उस लड़के ने कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करने दी। जैसे जैसा उससे पूछा जा रहा था वैसे वैसे उसने बात बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो बड़े भैया थे अक्सर उसे डांटते थे, पीटते थे, मारते थे, और जब जब वो डांटते पीटते थे खासकर पैसे छीन लिया करते थे, ये कहते हुए कि तू तो नशेड़ी है, शराब पीता है, तमाम तरह की तू जो नशे हैं वो करता है, इसलिए पैसों को बर्बाद कर रहा है और तेरे पास पैसे रहने नहीं दिए जाएंगे। इसी बात पर घर में आए दिन रोज किसी न झगड़ा होता रहता था और इस झगड़े को लेकर माँ कई बार समझाया भी करती थी। हालांकि जो इनका पिता था वो कोविड-19 में उसकी मौत हो जाती है और घर में 2 बेटे, पत्नी और साथ ही माँ, इनकी 4 लोगों की रहन सहन था। आश्रम में वहीं रहना सहना था। तभी वो बार बार यही रोज के रोज झगड़े थे। 15 अक्टूबर 2025 को दीपावली के पर्व की वजह से ही जो उसे पैसे मिले थे छोटे वाले बेटे को, वो पैसे छीन लिए जाते हैं। कहा जाता है कि तू नशा करेगा। छोटे वाला बेटा है वो बड़ा परेशान हो जाता है, रोता है धोता है, अपने भाई से कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बार बार मेरे पैसे छीन लेते हो। तभी उसने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसी बीच की बात है, रात कट जाती है। सुबह का जब दिन निकलता है तो जो बड़ा भाई था वो आराम से अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अब घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन माँ इस रात घर पर नहीं थी। माँ कहीं दूसरी जगह गई हुई थी क्योंकि वो साध्वी वाला जीवन जीती है। आखिरकार जो छोटा वाला बेटा है कहीं से एक रोड का इंतजाम करता है। लोहे की रोड को लेकर वो सीधा अपने भाई के कमरे में जाता है जहां भाई आराम से सोया हुआ था। सोते हुए भाई पर उसने लोहे की रोड से पूरी ताकत से उसने जो वार किया है, एक के बाद एक वो वार करता रहा और वो अपने भाई को तब तक मारता रहा जब तक उसके भाई के प्राण नहीं निकल जाते, उसके भाई की मौत नहीं हो जाती। इस बात जब वो अपने भाई को मार रहा है तो इसी बीच में अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ सुनने के बाद उसकी जो भाभी कंचन होती है, वो 6 महीने की गर्भवती है, वो मौके पर पहुंच जाती है। और जैसे ही उसने अपने पति को देवर के हाथों में मरता हुआ देखा तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो इतना डर जाती है, उसकी चीखें भी नहीं निकल पाती। इस बीच में उसने अपने देवर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम मुझे मत मारना, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। देवर ने जब उसे तसल्ली हो जाती है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी वो अपनी भाभी से कहता है कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वो ही करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। 15 साल का वो लड़का अपनी भाभी से कुछ ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने अपनी भाभी के तन से एक एक कपड़ों को अलग कराया। कहा कि जितने भी कपड़े हैं सबके सब उतार दो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की बात थी। उस लड़के की कहने पर आकर आखिरकार सारे कपड़े तन से उतार दिए जाते हैं। उसके बाद वो अपनी भाभी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। और जैसे इस तरह की बात आती है वो डरी हुई, सहमी हुई, इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती है। आखिरकार जैसा वो करता है वैसा उसे करने दिया जाता है। जब उसका मन भर जाता है तब वो शांत हो जाता है। उसे फिर जब बिल्कुल पूरी तरह से लगने लगता है कंचन को कि अब उसका कुछ नहीं होगा, ये उसकी सारी बात मान लेगा, लेकिन उस वहशी दरिंदे की बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से वो और ज़्यादा उग्र हो जाता है और अपनी ही भाभी के पेट में इतनी तेज लात मारता है, घुटने सहित मारता है,
जिससे क्या जो उसके पेट में 6 महीने का पल रहा भ्रूण होता है वो पेट से बाहर निकल आता है। बस इतना था कि उस महिला की जब चीख निकलती है तो उसने अपनी भाभी का गला तब तक दबाया जब तक कि भाभी के प्राण नहीं निकल जाते हैं। आखिरकार भाभी न्यूड अवस्था में पड़ी हुई थी। जो भ्रूण था 6 महीने का वो भी वहीं पड़ा हुआ था और वो आराम से बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि माँ रात भर जो घर से बाहर थी, बाहर किसी काम से गई हुई थी, और जब वापस लौट कर आती है तो अपनी माँ को जब देखता है तो उसके अंदर तो कोई प्रतिक्रिया करने वाली बात ही नहीं थी, लेकिन माँ देखकर डर जाती है। अपने ही बेटे को मरा हुआ, अपने ही बेटे की बहू को मरा हुआ, और जो 6 महीने का भ्रूण था जो पेट में पल रहा था वो बाहर पड़ा हुआ था। माँ डर जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। चीखने की कोशिश की तो बेटे ने कहा कि तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन खुले हुए हैं, एक है तरफ मौत है, दूसरी तरफ तुम मेरा साथ दोगी तो शायद कभी ये बात खोलेगी नहीं। तो इसका मतलब माँ ने अपने बेटे का साथ दिया, एक गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद जब उन तीनों लाशों को रखा जा रहा था उसके अंदर, तो बेटे ने भाई के तन से भी सारे कपड़ों को अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उन लाश को अपने घर के अंदर ही जो गड्ढा खोदा गया था आराम से दबा देते हैं, और जो कपड़े बचे हुए थे उनको जला देते हैं। जलाने के बाद आराम से वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अपने सारे काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच में जब दीपावली का पर्व आता है तो कंचन की माँ, कंचन के पिता अपनी बेटी से बात करने के लिए बड़े आतुर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। आखिरकार माँ और बाप ने जब अपनी बेटी से बातचीत करने की तमाम कोशिशें की, नहीं हो पाती है, तब वो लोग 2107 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये जानने के लिए आते हैं कि क्या वाकई सचमुच एक्सीडेंट हुआ है या ये कोई कहानी बना रहे हैं। लेकिन माँ बाप ने जब ये कहानी के बारे में जानने की कोशिश की तो देवर ने आकर पुलिस के सामने एक एक बात बताई, और ये भी बताया कि उसने उनके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। हालांकि इससे पहले कभी उसने ऐसा कुछ नहीं करा था, ना कभी सोचा था, लेकिन ऐसा क्यों किया उसकी ये खुद भी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने माँ की सीडीआर निकलवाई, ये जानने के लिए कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उस दौरान क्या माँ घर पर ही थी या कहीं बाहर थी। तो सीडीआर की मदद से, उसकी लोकेशन की मदद से ये पता चलता है कि माँ उस वक्त घर पर थी ही नहीं, लेकिन माँ ने अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे की बातों को माना, और वो भी इसमें मामले में मुलजिम बन जाती है। पुलिस ने माँ को भी गिरफ्तार किया और बेटे को भी हिरासत में लेने के बाद सीधा बेटे को बच्चों वाली जेल में भेजा और माँ को बड़ों वाली जेल में भेजा। और साथ ही जेल में भेजने के बाद ये इस मामले में एक एक सबूत को जुटाने की कोशिश की जा रही है, ये पड़ताल की जा रही है ताकि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाई जा सके। हालांकि माँ को तो खैर ज़्यादा सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने सबूत को नष्ट करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई है, लेकिन बेटे के साथ क्योंकि वो नाबालिग है और नाबालिग को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में वो बाहर आ जाएगा। जिस तरह का उन्होंने एक कत्ल को अंजाम दिया था, इस कत्ल को सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 15 साल का वो बालक आखिरकार इतना भयानक रूप कैसे कर सकता है, वो भी महज नशे के लिए, क्योंकि उसको नशा करने की जो आदत पड़ी हुई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि आजकल की जो तांती है, यानी कि आजकल के जो बालक हैं वो नशे की ओर बहुत जल्दी भाग रहे हैं। साथ ही जो मोबाइल में देखने के बाद अजीब-अजीब तरीके की चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, उससे उनका जो रास्ता है वो गलत गलत तरीके की तरफ जल्दी बढ़ जाता है, सही रास्ते की तरफ कम बढ़ता है। इसलिए गलत रास्ते की तरफ बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। माँ और बाप की और परिवार के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि आखिरकार उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जाते-जाते सोहाना के रहने वाले लक्ष्य शाह हैं, आज इनका जन्मदिन है। लक्ष्य शाह को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जय कुमार, कपिल शर्मा, अंसार आलम, आलोक कुमार यादव, राहुल सोलंकी, गोस्वामी सूरजगिरी, सिद्धार्थ कुमार, शमशाद खान, पल्लवी सिंह राजपूत, दीपांशु यादव, वरुण भारद्वाज, अल्ताफ खान, रोबिन सिंह, केशव यादव, रंजीत यादव, नारायण सिंह, सर्वेश कुमार, गुलशन कुमार, मोहम्मद शफीक खान सीतापुर से, गुलाब यादव, शशिकांत शर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।